यूपी, जीडीसी, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर में हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स को मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, देखिए कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आप इनको अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम्पल के तहत मैं 2-3 क्वेश्चंस पर चर्चा भी करूंगा डिटेल में, बॉडी पार्ट्स पर, जो है इसके इंट्रो पर, कंक्लूजन पर, उसमें हिस्टोरियोग्राफी पर। तो इन सभी पॉइंट्स पर मेरी चर्चा रहेगी। तो आप बस 5 से 10 मिनट ये वीडियो आप देख लेना, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जीडीसी में भी अब आपको मेंस देना है, बिहार में जब भी फॉर्म आएंगे तो निश्चित अब ये सिलेबस आपका फिक्स कर दिया कि भाई उसमें 4 कैटेगरी में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 8 नंबर वाले के लिए ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। 1, 2, 3 के लिए हम काम करेंगे। हिमाचल में भी अभी एक तो समय कम है हिमाचल में, तो हिमाचल के लिए तो हमारा कंटेंट लगभग तैयार है हिमाचल को छोड़कर। तो आप स्टूडेंट्स मंगवा भी रहे हैं तो नोट्स, तो आप देख लेना उसको बाद में ना। तो पहले चलिए अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, कुछ क्वेश्चंस पे एग्जाम्पल के तहत हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं जी, कि कैसे आपको चीज़ों को लेके चलना है। एक क्वेश्चन हमने लिया, देखो अब सीधी सी बात है भाई, 1, 2, 3 नंबर में तो आपसे बहुत ज्यादा घुमा के चीजें नहीं पूछी जाएगी, सीधी सीधी आपसे पूछी जाएगी कि नहीं। 2 नंबर में कोई 2 कारण पूछ लिए, 3 नंबर में 3 कारण पूछ लिए, लेकिन जब 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर की जब बात आती है तो वहां पे सिर्फ एक बात नहीं पूछी जाती। आपसे पूछा गया कि 58 का विद्रोह सिपाहियों के विद्रोह से कहीं अधिक और राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कम था। 1857 का विद्रोह सिपाहियों के विद्रोह से कहीं अधिक और राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कम था, इस पर टिप्पणी आपको करनी है। अब सबसे पहला काम तो ये है हमारा कि हमें क्वेश्चंस की जो भाषा है उसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देखना है जी। सिपाहियों के विद्रोह से कहीं अधिक और राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कम, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं जी। दोनों पॉइंटों पर चर्चा करनी है। चर्चा सिपाही विद्रोह पर भी करनी है, चर्चा राष्ट्रीय विद्रोह पर भी करनी है। और फाइनल जब हम कंक्लूजन देंगे तो किसी एक तरफ हमें झुकना नहीं है, दोनों तरफों की अब बात करते हुए जो पॉइंट वहां पे निकल के आएगा वो हमें यहाँ पे देना है। तो हमने शुरुआत में जो चर्चा हुई वो 1857 पे हुई, यहाँ पे 2 एंगल पे हुई, सिपाही और राष्ट्रीय विद्रोह पे हुई। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत हम जब देंगे, शुरुआत में इंट्रो जब हम देंगे तो हम ये कहेंगे कि इसके विभिन्न स्वरूप थे, अलग अलग इसके नेचर हमारे यहाँ पे दिए गए थे। यानी कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप को निर्धारित करने में बहुत अधिक मत विभिन्नता देखने को मिलती है, बहुत अधिक मत विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा यहाँ तो 2 ही पॉइंट दिए, सिपाही विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे विद्रोह हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र हो सकता है ना, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध हो सकता है, बहुत सारे कारण यहाँ पे बनते हैं, स्वरूप बनते हैं। तो विभिन्न विचारधाराओं के इतिहासकारों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। तो हमने यहाँ पे 2 मतों पर बात करनी है। एक मत है सैनिक विद्रोह का और जो दूसरा मत है वो किसका है जी, वो है आपका राष्ट्रीय विद्रोह का। एक सैनिक विद्रोह और दूसरा क्या है जी, राष्ट्रीय विद्रोह। एक मत यहाँ पे आपका है। जब हम इसको सैनिक विद्रोह पर हम चर्चा करते हैं तो पहले फिर हम सैनिक विद्रोह पे चर्चा करनी है, तो मतलब इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि जी इसमें कुछ हिस्टोरियंस के नाम भी इंक्लूड यहाँ पे करने हैं। क्योंकि देखो बिना फैक्ट के आपके आंसर की वो प्रामाणिकता नहीं मानी जाएगी। आपको कितनी भी गहनतम जानकारी है, लेकिन जब वहाँ पे आप नाम मेंशन नहीं करेंगे, फैक्ट नहीं देंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। समर्थन करने वालों में साम्राज्यवादी इतिहासकार होंगे जिन्होंने क्यों कहा सिपाही विद्रोह, कि अपने आप को बढ़ा बढ़ा के दिखा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे उसमें मॉलिसन है, लॉरेंस है, टी आर होम्स है, ट्रेवेलियन है, ये इतिहासकार है जिन्होंने मतलब जानबूझ के इन्होंने सिपाही विद्रोह इसको करार करने की कोशिश की। ये कहते हैं इस दृष्टिकोण के पीछे कहानी यह दिखाना था कि मूलभूत ब्रिटिश नीतियों में कोई मूलभूत जो यहाँ पे ब्रिटिश जो नीति थी उनमें कोई कमियां यहाँ पे नहीं थी, कोई कमजोरी यहाँ पे नहीं थी। कुछ सतही त्रुटियों के कारण भारत में असंतोष उत्पन्न हुआ। अगर उन नीतियों में सुधार कर दिया गया होता तो उसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। मतलब वो ये कहते हैं कि सिपाही विद्रोह पे टाल देते हैं इस चीज को, है ना, कमजोर नहीं थी कहते हैं ब्रिटिश नीतियां। तो मतलब सिपाही विद्रोह कहने वाले अंग्रेजी इतिहासकार यहाँ पे आपके मेंशन किए गए। फिर जब हम राष्ट्रीय विद्रोह का एंगल हम इसका देखते हैं तो हम कहते हैं जी दामोदर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक जब 50 साल 1857 के हो गए, उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा है। तो ये दूसरा पक्ष है राष्ट्रीय विद्रोह का। तो हमने कहा कि जी मजूमदार क्या कहते हैं, इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं मानते हैं। वहीं सुरेंद्र नाथ सेन ने इसे न तो सैनिक विद्रोह माना न राष्ट्रीय माना। तो मतलब देखो हमने पहले जो मालेसन ट्रेविलियन उनकी बात की तो वो इसको सिपाही कह रहे हैं, वीर दामोदर सावरकर इसको सुनियोजित स्वतंत्र संग्राम कह रहे हैं,
जब हम बात यहाँ पे रमेश चंद्र मजूमदार के सुरेंद्र नाथ सेन की कह रहे हैं तो ये कहते हैं ना तो ये विद्रोह, ना तो ये सैनिक था, न ये राष्ट्रीय आंदोलन था। इन्होंने अलग एंगल दिया, इन्होंने अलग तर्क ये दिया इस समय। ना तो देखो 1857 की बात करेंगे जब हम, तो 1857 में हम यहाँ राष्ट्रीयता की बात करते ही नहीं है कि यहाँ पे राष्ट्रीयता जैसी कोई चीज यहाँ पे थी, है ना, कि राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसकी परिणति हो सके। दूसरा, इसकी प्रकृति में क्षेत्रीय असमानता थी, भागीदारी बेहद चुनिंदा थी। वहीं दक्षिणी भारतीय राज्यों में भूमिका तो लगभग थी नहीं, गौण थी दक्षिण भारतीय राज्यों में। तो हम यहाँ पे अब फाइनली हम यहाँ पे कहेंगे, हालांकि यह भी सही है कि इस समय तक संगठन पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाया था। बहुत से देसी रजवाड़ों व जमींदारों ने इसमें न तो हिस्सा लिया, अपितु कुछ ने अंग्रेजों का साथ भी दिया, जैसे व्यवसाय और ये महाजन वर्ग है। तो अब हम यहाँ पे फाइनली क्या कह सकते हैं कि यह घटना ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए विभिन्न वर्गों द्वारा असैनिक वर्ग भी इसमें संयुक्त प्रयास का प्रतीक है, भले ही वो भारतीय राष्ट्र की भावनापूर्ण विकसित यहाँ पे नहीं हो। तो हमने फाइनली इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कंक्लूड यहाँ पे हमने इसको कर दिया, इस आंसर को कर दिया। तो एक आंसर मैंने बताया 1857 में। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ अगले 5 मिनट में। तो देखिए, मान लो कि क्वेश्चन आपका ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। क्या है जी क्वेश्चन? जैसे कि आप जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी महलवाड़ी 3 व्यवस्था हम देखते हैं। तो रेतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? पहली बात। दूसरी बात कि इसकी विशेषता बतानी है, विशेषता यानी कि दूसरी बात। प्रभाव की भी समीक्षा करनी है, प्रभाव मतलब कि तीसरी बात। तो यानी कि पहले आपने बताना कि रेतवाड़ी है क्या, फिर विशेषता, फिर प्रभाव। तो तीनों पॉइंट्स में ही अपने आंसर को बांट के आपको इसका जवाब देना है कि मद्रास गवर्नर मुनरो और बंबई गवर्नर एल्फिंस्टीन द्वारा रेतवाड़ी प्रणाली को 1820 में मद्रास, बंबई और आसाम के कुछ भागों में लागू किया। अब जैसे इसको कहा कि आसाम के कुछ भागों में लागू किया, तो हम इसको मैप के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि कहाँ मद्रास है, कहाँ बॉम्बे है, कहाँ आसाम है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलता है जी। मैं आगे दिखाऊंगा ये। अब एक बार मैप देख लीजिए कि यहाँ पे जैसा हमने मैप बनाया कि भाई देखो ये मद्रास है, ये बॉम्बे है, ये आसाम है। जिस क्षेत्र में हमारी जो है यहाँ पे क्या थी, जिस क्षेत्र में हमारी रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो यहाँ पे विकसित हुई थी भाई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जी कि हम यहाँ पे बात करते हैं रेतवाड़ी की व्यवस्था क्या है, हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। इसे अस्थायी बंदोबस्त से हो रही हानि और रैयत किसानों के प्रति सहानुभूति का दिखावा करने के लिए भी लागू किया गया, ताकि कृषक असंतोष का हल निकाला जा सके। क्योंकि किसान जो है वो स्थायी बंदोबस्त से वो प्रसन्न नहीं था, वो खुश नहीं था। इसके एक विकल्प में ये व्यवस्था यहाँ पे आई थी। तो पहला पॉइंट कि रेतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये आपको लगभग है कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है इसकी विशेषता कि किसान भूमि के मालिक बन गए और जमींदारों के शोषण से मुक्त हो गए। मतलब अब स्थायी में जमींदार प्रमुख भूमिका में थे, यहाँ पे किसान सीधे मालिक बन गए, लेकिन जमीन के मालिक तभी तक जब तक की लगान दे रहे हैं। भुगतान न करने पर भूमि से बेदखली संभव हो सकती थी इनकी। कर निर्धारण अस्थायी तौर पर 30 वर्षों के लिए निर्धारित। इसकी जो हमने विशेषता बतानी है ना, कुछ विशेषता बता रहे कि अकाल में राजस्व और राहत का प्रावधान किया, लेकिन राहत कभी मिली नहीं। राजस्व निर्धारण भूमि के क्षेत्र पर होता था, है ना, कुछ ऐसे भी सोर्सेज है कहते उपज पर होता था। भू राजस्व दर जो है 3/5 है, यानी कि अब आप यहाँ पे कहेंगे लगभग है कि 60% तक यहाँ पे लिया जाता था, वहीं कुछ जगह 50% तक था। अब आप कहेंगे प्रभाव क्या पड़ा इसका कि भू राजस्व की राशि कृषि अधिशेषों से भी ज्यादा थी, अतः किसानों को साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा था। एक पॉइंट, ऋणग्रस्ता बढ़ी, परंपरागत गांव आधारित भू काश्तकारी का विघटन हुआ। अब आपको देखो, कोई भी चीज जब आप पॉइंटों में लिखते हैं तो उस बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उस बात को ज्यादा अच्छे से कंसिडर किया जाता है जब आप चीजों को पॉइंट्स में लिखते हैं। जब आप इसको पैराग्राफ में लिखेंगे तो मजा आपको नहीं आएगा। वहां पे ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की जो अवधारणा है वो भी समाप्त हो गई। नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हुआ। भूमिहीन व संगीत किसानों का वर्ग उभरा। अब हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि इस नीति का जो उद्देश्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्यवादी राजनीतिक आर्थिक हितों का पूरा करना था। तो हमने इसको फाइनली कंक्लूड यहाँ पे कर दिया है। आप इस टाइप का आंसर आप लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको मार्क्स भी यहाँ पे मिलेगा। और हरियाणा में आप लोगों ने रिजल्ट देखा ही है हिस्ट्री के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो आप सभी भी स्टूडेंट जो जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। नोट्स भी हमने लगभग इसके तैयार कर रखे हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिसका भी डाउट यहाँ पे बनता है तो हमसे कांटेक्ट भी वो यहाँ पे कर सकता है। और जब हम आप कांटेक्ट करेंगे तो कांटेक्ट नंबर यहाँ पे हमारा होगा जो है
हाँ जी 7031313142 है ना 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। थैंक यू भाई।